Good morning again. Welcome in class 11th physics video part 2. ओके इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नोट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपको यूनिट टेस्ट में हेल्प करेगा. ओके सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ एरर एनालिसिस. ओके So what is error? The result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty. Okay, this uncertainty in a measurement is called error. Okay, हर एक मेजरमेंट में कुछ इंस्ट्रूमेंट में अनसर्टेनिटी होती है और इस अनसर्टेनिटी का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरर. ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और मैंने आपको लिखवाई थी. It is the difference between true value and measured value. ठीक है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? एरर कहलाता है. ओके, नाउ व्हाट इज एक्यूरेसी? द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. ठीक है, मेजरमेंट जो किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेसी हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ट्रू वैल्यू है, किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है, उसके क्लोज हम कितना पहुँचे हैं. मीन्स हमारी जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो कितनी क्लोज्ड है. जैसे मान लीजिए किसी वायर का आपको डायमीटर मेज़र करना है. ठीक है, तो उस वायर का डायमीटर फिक्स कितना था? 50 mm. कितना था? 50 mm. ये ट्रू वैल्यू थी. जब आपने मेज़रमेंट किया स्क्रू गेज से तो उसका डायमीटर आपने मेज़र कर लिया 49.5 mm. मीन्स स्टैंडर्ड कितना था? 50 mm था. आपने मेज़र कितना किया? 49.5 mm. मीन्स आप मेज़रमेंट के बहुत क्लोज्ड हैं. जो ट्रू वैल्यू है उसके आप बहुत क्लोज हैं. तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो क्या है? बहुत अच्छी है. ओके, नाउ सेकेंड, प्रिसीजन tells us to what resolution or limit the quantity is measured. ठीक है, प्रिसीजन का मतलब ये है कि किसी भी क्वांटिटी की आप रिजोल्यूशन या उसकी जो एक मिनिमम वैल्यू है, लिस्ट काउंट जो है उसका, उस लिस्ट काउंट तक आप कितना पहुंच पाए हैं. ठीक है, मतलब कम से कम आप उस इंस्ट्रूमेंट से कितना मेजरमेंट कर सकते हैं. ठीक है, वो होता है प्रिसीजन. द एरर्स इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड. सिस्टमेटिक एरर मीन्स एरर्स ड्यू टू नॉन कॉजेस एंड रैंडम एरर्स इज व्हाट? एरर्स ड्यू टू अननोन कॉजेस. ओके, नाउ सिस्टमेटिक एरर को हम थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं. देखिए, सिस्टमेटिक एरर, द एरर्स दैट अपीयर्स इन अ मेजरमेंट ड्यू टू नॉन कॉजेज आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर. ठीक है, सिस्टमेटिक एरर्स टेंस टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, ये एरर्स या तो पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी. दोनों या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, एक ही डायरेक्शन में ये जो है वो एरर्स होगी. ठीक है, इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं? सम इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर इनकरेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो इनकरेक्ट उसकी डिज़ाइनिंग की गई है. लिमिटेशंस ऑफ मेथड यूज फॉर मेजरमेंट. ठीक है, जो मेजरमेंट की मेथड्स है उनकी वजह से भी हो सकता है. और इनकरेक्ट रीडिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. जो इनकरेक्ट रीडिंग है, किसी इनकरेक्ट रीडिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है कुछ इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी उसके अंदर एरर आ सकती है. दूसरा, लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला बीइंग यूज्ड. ठीक है, जो फॉर्मूला आप लगा रहे हैं मेजरमेंट के लिए, हो सकता है उसकी एक्यूरेसी जो है वो उसमें कुछ कमी हो. ओके, नाउ व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर अराइजेज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर्स इन द इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एरर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आपने डिज़ाइन किया है उसकी डिज़ाइनिंग इम्परफेक्ट है, आपने प्रॉपर उसकी टेस्टिंग या कैलिब्रेशन उसका नहीं किया है. ठीक
ठीक है। या हो सकता है आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसका 0 मार्क्स सेट नहीं किया है, ठीक है। हर एक इंस्ट्रूमेंट में जैसे यहाँ पे इस तरीके से 0 एरर का मतलब क्या है, जैसे ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पर इसका पॉइंटर होता है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से। तो इसका पॉइंटर जो है वो यहाँ था, कहाँ था, यहाँ था, एग्जैक्ट 0 पर नहीं था। तो आपने बिना इस पॉइंटर को इस 0 पर लाए आपने मेजरमेंट शुरू कर दिया, तो वो हर बार एरर्स जो है वो आपको बताएगा। इतना जो डिफरेंस है वो आपको हर एक जगह बताएगा पूरे में, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है। उसके बाद इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ठीक है। इम्परफेक्शन का मतलब क्या है, जब भी आप कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसका सही तरीका नहीं मालूम कि हम मेजरमेंट किस तरीके से करें ताकि रीडिंग हमको अच्छे से मिले, ठीक है। मतलब हमारी प्रोसीजर जो है प्रैक्टिकल करने की, वो मेजरमेंट करने की, वो थोड़ी सी रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, अ थर्मोमीटर placed under armpit will gives a temperature lower than actual temperature of the body। अगर आप थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, तो अगर आप थर्मामीटर को आर्मपिट में अगर लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर है उससे कम वैल्यू ही देगा, ठीक है। अदर एक्सटर्नल कंडीशन सच एज चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये भी जो है एक्सपेरिमेंट के समय मेजरमेंट को अफेक्ट करेंगे। पर्सनल एरर क्या है, पर्सनल एरर अराइजेज ड्यू टू इंडिविजुअल बाइस, lack of proper setting of apparatus, or individual careless in taking observation without observing proper precautions, ठीक है। पर्सनल एरर मतलब क्या है, हो सकता है जो इंडिविजुअल पर्सन जो रीडिंग ले रहा है, ठीक है, कुछ उसकी कमी हो जाए, या आपने इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर सेटिंग नहीं करी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से क्या हो सकता है, एरर्स जो है वो आ सकती है। मिनिमाइजेशन ऑफ सिस्टमेटिक एरर, किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय केयरफुल डिजाइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड कैलिब्रेशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइनिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उसकी टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और बाय यूजिंग इम्प्रूव मेथड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट की जो मेथड है उनको हम क्या करें, इम्प्रूव करें, ठीक है। व्हाट इज़ रैंडम एरर, those errors which appears in a measurement due to unknown causes are called random error, ठीक है। जो unknown causes हैं, जिनका हमें मालूम नहीं होता पहले से, अगर उनकी वजह से कुछ एरर्स अगर आती है तो वो रैंडम एरर्स। रैंडम एरर अकर इरेगुलरली एंड हेंस रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, ठीक है। रैंडम एरर्स जो है वो इरेगुलर है, और उसका साइन और साइज़ ये भी हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। दिस कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई, मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। पर्सनल एरर्स बाय ऑब्जर्विंग टेक्निक, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये एरर हो सकती है। जैसे सडनली टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो जाए, वोल्टेज सप्लाई बढ़ जाए, मैकेनिकल वाइब्रेशंस हो जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों से एरर्स आ सकती है। लिस्ट काउंट एरर क्या होती है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर की जा रही है वो क्या है, लिस्ट काउंट एरर्स, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट काउंट है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट काउंट एरर्स हम कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट एरर्स इन द एरर्स एसोसिएटेड विथ रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये हर एक इंस्ट्रूमेंट का हम लिस्ट काउंट सेट करते हैं कि वो मिनिमम कितनी वैल्यू मेज़र कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि हमने लिस्ट काउंट सेट नहीं किया तो उसकी वजह से जो एरर्स आएगी मेजरमेंट में वो लिस्ट काउंट एरर कहलाएगी। लिस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर्स बट विद अ लिमिटेड साइज, इट अकर्स विद बोथ सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स, ठीक है। ये रैंडम एरर्स की कैटेगरी है जो एक लिमिटेड साइज़ मतलब उसका जो फिगर रहेगा वो एक लिमिटेड रहेगा कि भाई इतनी ही एरर आएगी हर एक मेजरमेंट में। जैसे मान लीजिए एक स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट 0.001 mm अगर लिस्ट काउंट है, तो
इसी वैल्यू की एरर्स हर एक मेजरमेंट में आएगी अगर आपने लिस्ट काउंट का ध्यान उसमें नहीं रखा है, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर प्रिसीजन, इम्प्रूव एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, वी कैन रिड्यूस द लिस्ट काउंट एरर्स, ठीक है। हायर प्रिसीजन का इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें, हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से उसको इम्प्रूव करें, तो हम इस एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेजरमेंट में कुछ कॉमनली टर्म्स यूज़ होती है। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है, द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है। जो ट्रू वैल्यू है वो अर्थमेटिक मीन होता है अलग अलग क्वांटिटी का। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई मेजरमेंट किया, उसमें A1 A2 A3, ठीक है, डिफरेंट रीडिंग्स आपको मिली है, तो ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबका मीन निकाल लें, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN/N, ठीक है, ये उसका मीन हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली मीन वैल्यू इज टेकन एज ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर्स, द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, ठीक है, ट्रू वैल्यू तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं मीन से, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे, ये डिफरेंस है किस किस का, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का, ठीक है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। जो भी मीन आएगा उसमें से इंडिविजुअल को हम माइनस कर देंगे, A1 A2 A3 इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो है एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एब्सोल्यूट एरर आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ये आपको ये बहुत ध्यान रखना है। ये जो है, हो सकता है ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव या, लेकिन आपको हमेशा इसका क्या लेना है, मोड आपको लेना है। मतलब हमेशा जो भी वैल्यू आप लोगे वो क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, जो भी आपके पास में एब्सोल्यूट एरर आई है उन सबका मीन आप ले लें, ठीक है, सबका मीन निकाल लें। मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस प्लस इस तरीके से डेल्टा AN/N, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास में उनसे आप क्या करें, डिवाइड कर दें। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा कोई भी क्वांटिटी का, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे लिखेंगे उसको, ए मीन मतलब ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा A मीन, कि आपके पास में मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर जो है वो रेशियो है किस किस का, मीन एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू वैल्यू का, ठीक है। ये जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर्स। और इसी को अगर आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं, अगर आगे 100 लगा देंगे तो वो क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, परसेंटेज एरर्स हो जाएगी, ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, सिंपल पेंडुलम का जो है वो टाइम पीरियड का आपको कुछ रीडिंग्स आपको दे रखी है, 2.65 2.565 2.42 2.715 2.805, ठीक है। आपको सब पूछा कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले आप ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, सबका मीन निकाल लें, सबको जोड़ के हमने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास मीन वैल्यू आ गई। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मीन आया उसमें से इंडिविजुअल को माइनस करते जाएंगे। ये सारी इंडिविजुअल वैल्यू है, उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो जो माइनस वाली वैल्यू आई उसको भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, सबका मीन निकाल देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, तो इसका मीन कितना आया, ये आया हमारे पास, ओके। उसके बाद में आपको रिलेटिव एरर लिखना है, तो ये रेशो हो जाएगा डेल्टा T मीन/T मीन। तो ये आपके पास में कितना आया था, 0.1 आया था। इसको आप जो मीन वैल्यू है इससे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, ओके। नाउ व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे, जब दो क्वांटिटी, व्हेन टू क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। जब दो क्वांटिटी को आप सम करें या डिफरेंस करें तो उनकी जो एरर्स है उसको आप कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। जब आप दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B, ठीक है। अगर कुछ पावर्स के टर्म्स में अगर आपको दे रखा है तो आप कैसे इसको लिखेंगे, डेल्टा Z/Z इक्वल टू, ये पावर्स जो है वो आगे आ जाएगी, P डेल्टा A/E प्लस Q डेल्टा B/B प्लस
आर डेल्टा सी बाय सी। ठीक है, उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल इसके दे रखे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ओके, ये सारे न्यूमेरिकल जो है वो दे रखे हैं, आप लोग इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। ओके, ये और प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल आपको दे दिया है, यहाँ पे डायमीटर मेजर कर रखा है किसी वायर का स्क्रू गेज से। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है, आप लोग इसको बिल्कुल 100% सॉल्व करके देखेंगे इसको। ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट टुगेदर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मेजरमेंट में जितने भी सर्टेन अनसर्टेन डिजिट्स हैं और जो सर्टेन डिजिट्स हैं उनको हम एक साथ में जब लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 343.24। ओके, तो 343 ये सर्टेन डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स कौन सी है, सर्टेन। ठीक है, सर्टेन डिजिट्स हैं, और ये जो 2 और 4 हैं ये अनसर्टेन डिजिट्स हैं। ये कैसे हैं, अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब हो सकता है 2.4, 2.5 भी हो सकता है, 2.6 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है मेजरमेंट में, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो सर्टेन और अनसर्टेन का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होगा, 1, 2, 3 और 4। इसके कुछ रूल्स हैं किस तरीके से हम उन्हें काउंट करेंगे। ओके, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल्स क्या है, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे x इक्वल टू कितना लिखा है, 2, 5, 6, 7, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, दूसरा रूल, द ज़ीरो अपेयरिंग बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर नो मैटर वेदर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एनी। फॉर एग्जाम्पल 6.028 इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई ज़ीरो अगर आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ठीक है, चाहे डेसिमल कहीं पर भी लगा उससे कोई मतलब हमें नहीं है। जैसे देखिए 6.028, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मीन्स 6 और 2 के बीच में ज़ीरो है तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ रूल नंबर 3, if the number less than 1, the zeros on right of decimal point but to the left of first non-zero digits are not significant figure. Okay, अगर कोई नंबर 1 से कम है, ठीक है, तो उसमें हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, उसमें जो डेसिमल के लेफ़्ट में ज़ीरो और जो राइट में ज़ीरो है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 ही होंगे। ना तो हम इस जीरो को काउंट करेंगे, ना ही इन 2 ज़ीरो को काउंट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, द टर्मिनल और फोर्थ रूल देखिए, द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये जो है ये रूल्स क्या बता रहा है कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो विदाउट डेसिमल पॉइंट लगे अगर कोई डिजिट कोई नंबर है तो उसमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद में जितने भी ज़ीरो हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 6 के बाद में दो ज़ीरो हैं। ठीक है, तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 हैं। यहाँ पर भी कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, उसके बाद इफ़ अ नंबर विथ डेसिमल zeros to right of last known digits are significant. देखिए क्या क्या बोला है, इन अ नंबर विथ डेसिमल ज़ीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, किसी भी डिजिट्स के बाद के जो ज़ीरो हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 4600, ठीक है, या अगर ये लिखा हुआ है 0.002300, तो इसमें इन दोनों ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करें, बाकी ये जो ज़ीरो है पीछे वाले ये सिग्निफिकेंट फिगर में क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। ठीक है, एक और, जब आप यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, ठीक है,
तो यूनिट का कन्वर्जन आप किसी में भी करें, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो चेंजेस नहीं होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये भी मीटर में था। जब आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो भी इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जब आपने इसको में कन्वर्ट किया तो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जब आपने इसको किलोमीटर में किया तो भी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे? 3 ही होंगे। ठीक है। रूल नंबर 6, टू रिमूव सच ambiguities, confusion in determining number of significant figure, the best way is to report every measurement in scientific notation. For example, 2.30 मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में इस तरीके से लिख सकते हैं, 2.30 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर, या 2.30 इंटू 10⁻³ mm। ठीक है। द सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच मेजरमेंट आर 3। तो जो साइंटिफिक नोटेशन है उनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेंगे। ठीक है। तो जब भी आपको यूनिट कन्वर्जन करना है, ठीक है, और उस बाद में पूछा जाए कि जब आप किसी मीटर क्वांटिटी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं या में कन्वर्ट कर रहे हैं या मीटर में आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सो द सिंपलेस्ट वे इज़ दैट you convert this quantity in scientific notation, and the powers of 10 is not counted in significant figure। okay, fourth last 7th rule जो है वो क्या है? the choice of change of different units does not change the number of significant figure or figures in measurements। for example, लेंथ कितना है? 7.03 सेंटीमीटर या 70.3 या 0.0703 ऑल द मेजरमेंट हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। वही है, यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर चेंजेस नहीं होंगे। ओके, ये कुछ राउंडिंग है, किस तरीके से हम राउंड फिगर में लिखते हैं क्वांटिटी को, ये भी आप एक बार देख लेंगे। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस यूजिंग पैरेलक्स मेथड। मैंने आपको पैरेलक्स मेथड के बारे में बताया था। व्हाट इज़ पैरेलक्स मेथड? पैरेलक्स मेथड जो होती है वो लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे जो हेवनली बॉडीज़ हैं, सन, हम अर्थ से सन की डिस्टेंस फाइंड करें या सन से किसी प्लेनेट की अगर फाइंड करें तो उसके लिए पैरेलक्स मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये इस तरीके से देखिए, ये अर्थ है और ये यहाँ पे सन है। ठीक है। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसकी डिस्टेंस अपने मान ली बी, और ए से एस की दूरी कितनी है? डी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लेफ़्ट आई से देखेंगे। ठीक है। फिर राइट आई से देखेंगे। तो ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना बना है? थीटा। ठीक है। तो अगर हमें थीटा की वैल्यू मालूम हो, बी की वैल्यू मालूम हो, तो हम इजीली डी निकाल सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस वाला कॉन्सेप्ट लगा के। ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन थीटा। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, देन वी कैन टेक ए बी एज एन आर्क ऑफ लेंथ बी ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट एस एंड डिस्टेंस डी एज द रेडियस। डिस्टेंस डी को हम क्या लेंगे? रेडियस। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आर कितना है? बी है, और रेडियस कितना है? डी है। तो हमें डी चाहिए, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी अपॉन थीटा। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होता है। आप नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन क्या है? मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ हेवनली बॉडी। किसी भी मून का या सन का या किसी भी अदर हेवनली बॉडी का आप डायमीटर जो है वो मेज़र कर सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। द साइज ऑफ हेवनली बॉडी कैन बी फाउंड बाय मेजरिंग एंगल थीटा सबटेंडेड बाय इट्स डायमीटर ए बी एट पॉइंट ई ऑन द अर्थ। हम ई से ए बी डायमीटर जो है वो मेज़र कर सकते हैं। इफ़ ए बी इक्वल टू डी, अगर हमने मान लिया ए बी कितना है? डी है, इज द डायमीटर ऑफ द मून एंड डी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। डी जो है वो क्या है? अर्थ से उसकी डिस्टेंस है। तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। तो डी हम निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि ये आर्क हो जाएगा और हमारे पास में फार्मूला क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है।
अगर मान लीजिए डी हमें मालूम हो, थीटा हमें मालूम हो, तो हम स्मॉल डी जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलक्स मेथड का एप्लीकेशंस है। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स या साइज ऑफ डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये कुछ बहुत छोटे स्मॉल स्मॉल मेजरमेंट्स हैं, इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे। अ सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द मॉलिकुलर साइज ऑफ ओलिक एसिड इज गिवन बिलो। ओलिक एसिड इज अ soapy liquid with large molecule size of the order of 10 to the power minus 9. The idea procedure is from form monomolecular layer of oleic acid on water surface. The dissolve 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, ये आप इसको रहने दीजिए, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, और सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स जो पहले मैंने आपको बताई थी, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, पार्सेक। उसके बाद फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर दैट governs the diverse phenomena of macroscopic and microscopic world. First, gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको दे रखा था। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। इट्स ए यूनिवर्सल फोर्स। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ऑब्जेक्ट का मास होना चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स लगता है। इट प्लेज अ की रोल इन लार्ज स्केल फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स सच एज फॉर्मेशन एंड evolution of stars, galaxies एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पूरे यूनिवर्स में लगता है। आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखना है। इन चारों फोर्स में सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पूरे नेचर में। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो किस किस के बीच में लगता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 के बीच में लगता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके जितने भी मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, आप लोग पढ़िए इसको बिल्कुल अच्छे से और अपना बेस्ट आप लोग देने का प्रयास कीजिए। ओके, इसके बाद भी अगर किसी को डाउट आता है तो वो फिर इंडिविजुअली मुझे बता सकता है। उस टॉपिक को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके।